नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल जो मेंस यानी टीयर 2 का जो एग्ज़ाम है, ये 26 अक्टूबर 2023 को एक दिन में एक ही शिफ्ट में कंप्लीट हो गए हैं। तो कोई नॉर्मलाइजेशन वगैरह नहीं है। एग्ज़ाम यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद जो सवाल जीके के पूछे गए हैं, सभी 25 सवाल मिल चुके हैं। समय लगा लेकिन 25 के 25 एग्जैक्ट सवाल और एकदम ऑथेंटिक आंसर यहाँ पर बताऊंगा। जिन भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है तो वो यहाँ पर मिलान कर सकते हैं, और जो भी कैंडिडेट हैं आने वाले एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। अच्छा खासा आपको एसएससी का पैटर्न पता चलेगा, और एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे तो उनके रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट सवाल आपके कवर हो जाएंगे। विशेषकर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी 2024 कैंडिडेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहना है। जो कैंडिडेट इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और भी इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपको इंस्टेंट टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेकआउट कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। एसएससी सीजीएल मेंस यानी टीयर 2 एग्जाम 26 अक्टूबर 2023 में पूछे गए सभी 25 के 25 जीके के सवाल। एफर्ट लगा है, लाइक कर देना यहाँ पर सभी सवाल एक साथ लाने में। देखिएगा पहला सवाल, हमारी बेटी हमारा सम्मान योजना किस राज्य की है? तो उस राज्य की है जो छत्तीसगढ़, जिन्होंने हमर बेटी हमर मान इस टाइटल से ये योजना है वो लॉन्च की है। छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है महिलाओं की सुरक्षा पर। ये योजना विशेषकर स्कूल और कॉलेज में जो गर्ल्स पढ़ती हैं उनके बीच किस प्रकार सुरक्षा पर जागरूकता फैलानी है, और वहाँ पर जागरूकता और साथ ही साथ महिलाओं से संबंधित अपराधों के रजिस्ट्रेशन और जांच को प्राथमिकता देने हेतु हमर बेटी हमर मान योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च की है। नेक्स्ट सवाल नंबर 2, पृथ्वी की लगभग अनुमानित आयु कितनी है? तो पृथ्वी की आयु आप कहेंगे 4.54 अरब वर्ष यानी 4.54 बिलियन ईयर्स होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सवाल देखें। ये जो अगला सवाल है एसएससी के हर एग्जाम में 2023 में मैंने देखा है, तो उससे पहले टेक्स्ट बुक की तरफ से बेहतरीन डील आपकी पॉपुलर डिमांड पर हर महीने सबसे बेस्ट डील मंथ एंड में जो आती है, सबसे कम प्राइस की डील अभी 25 से 28 अक्टूबर के मध्य लाइव है। तो न्यू कैंडिडेट जो टेक्स्ट बुक पास अपना रिन्यू कराना चाहते हैं या फिर अब तक टेक्स्ट बुक पास से जुड़े ही नहीं है, तो टेक्स्ट बुक पास प्रो से जुड़िएगा। सबसे लोवेस्ट प्राइस की डील चलती है। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, एक्स्ट्रा 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इस डील पास प्रो में क्या होता है, जो भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीयू का हो, स्टेनो का हो, या फिर अदर जितने भी सेंट्रल और स्टेट एग्जाम्स होते हैं, उसमें प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो आप मॉक फॉर्म में लगाएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर मॉक टेस्ट में लगाएंगे, साथ ही साथ उन पर आधारित मॉक यहाँ पर मिल जाएंगे। और अनलिमिटेड मॉक्स हैं, एक दिन में ₹1 से भी कम प्राइस की अभी डील चल रही है, तो इसका लाभ उठाइएगा टीटीजी के कूपन कोड के साथ में। जो रिन्यू कराना चाहते हैं वो भी करा सकते हो, टीटीजी के कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड इंटरफेस डैशबोर्ड पर आपको मिलते हैं। ये जो सवाल की बात कर रहा हूँ रिपीट हो रहा बार बार एससी के हर एग्जाम में मैंने देखा है, इसमें भी ये सेम रिपीट नहीं हो रहा। इससे रिलेटेड है 3-4 ऐसे फैक्ट हैं, जैसे संविधान अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आदेश चौथा संशोधन विधेयक 2022 किस राज्य से संबंधित है? ये चौथा संशोधन है, ये कर्नाटक का है। आपको पूछ लें, अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों एससी एसटी दूसरा संशोधन विधेयक 2022 ये उत्तर प्रदेश का है, जिसमें एससी एसटी दोनों इंक्लूड है और दूसरा संशोधन है। आपको पूछ ले दूसरा संशोधन जिसमें केवल एसटी इंक्लूड हो, तो वो होगा तमिलनाडु का। दूसरा संशोधन एसटी इंक्लूड तमिलनाडु का, एसटी और एससी दोनों दूसरा संशोधन है उत्तर प्रदेश का, और चौथा संशोधन है वो कर्नाटक का है। यहाँ पर आपको चौथा संशोधन पूछा जो कर्नाटक का होगा। इस संशोधन में क्या है, तो ये दिसंबर 2022 में लोकसभा में पारित हुआ। इस बिल में कर्नाटक के संविधान में जो अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 है, इसमें अमेंड किया गया है, संशोधन किया गया है। और कर्नाटक राज्य में अनुसूचित जनजाति आदेश चौथा संशोधन 2022 ये दोस्तों पारित होने के बाद कर्नाटक में अनुसूचित जनजाति एसटी की सूची में कड़ू कुरुबा समुदाय के पर्याय के रूप में बेटा कुरुबा को शामिल किया है, यानी एससी से एसटी में इंक्लूड हुआ है। बेटा कुरुबा है जो यहाँ का एक समुदाय है वो एसटी में इंक्लूड कर दिया गया है। ये कुड़ू करुबा का ही एक उप समुदाय है बेटा कुरुबा। अब मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश का जो एससी एसटी संशोधन 2022 वाला दूसरा संशोधन है, इसके तहत
उत्तर प्रदेश के 4 जिले चंदौली, कुशीनगर, संत कबीर नगर, रविदास नगर में गौंड समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची से अनुसूचित जनजाति एससी से एसटी में कन्वर्ट हुआ। गौंड समुदाय उत्तर प्रदेश के इन 4 जिलों का जो है सेकेंड अमेंडमेंट एससी एसटी दोनों का 2022 में उत्तर प्रदेश का। और साथ ही साथ यहाँ पर गौंड समुदाय के साथ धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगौंड है, ये जनजाति भी शामिल कर दी गई है। एसटी से एसटी में इसको भी शामिल किया है। नेक्स्ट अपना जो तमिलनाडु का है, तो तमिलनाडु का पूछा जाता है जो सेकेंड अमेंडमेंट है एसटी का, इसमें तमिलनाडु राज्य में नारी को रावण और कुरी विकरण समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा है, ये भी पहले पूछा जा चुका है। साथ ही साथ बात करूं हट्टी जनजाति, ये हिमाचल प्रदेश की है, और बींजा जनजाति ये छत्तीसगढ़ में है, जो एससी से एसटी में कन्वर्ट की गई है। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 4 देखते हैं, पादशाहनामा या बहादशाहनामा के लेखक कौन है। वैसे इस सवाल का आंसर है अब्दुल हमीद लाहौरी। ये जैसे पादशाहनामा है, ऐसे 3 ग्रंथ हैं जो शाहजहां के काल में रचित हुए थे। पादशाह नाम के 3 ग्रंथ हैं। तीनों के जो लेखक है, एक के हैं मोहम्मद अमीन कज़विनी, एक के अब्दुल हमीद लाहौरी, एक में है मोहम्मद वारिस। तो ऑप्शन में आपको एक ये मिल रहा है अब्दुल हमीद लाहौरी। इसका एक अलग से वीडियो डाला हुआ है मुगल कालीन पुस्तकों में, ये सब मैंने बताया है। आईने अकबरी भी मुगल कालीन है। पूछा जाता है ये किस भाषा में, तो फारसी में है। अबुल फजल इनके लेखक हैं। आईने अकबरी के 5 भाग है, ठीक है। प्रत्येक हिस्से में राज्य के नियमों का वर्णन है। अकबरनामा ये भी अबुल फजल फारसी भाषा में, अकबर के दरबारी अबुल फजल द्वारा ये 3 खंडों में विभाजित है। अकबरनामा ध्यान रखिएगा, पहला खंड अकबर के पूर्वज, दूसरा अकबर खुद का शासनकाल, और तीसरा अकबर के प्रशासन से संबंधित 3 खंड है अकबरनामा के। तीसरे खंड को आइन ए अकबरी के नाम से आप जानते हो। नेक्स्ट बात करूं खत ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा जो आत्मकथा है बाबर की, ये किस भाषा में, तुर्की भाषा में। तो ये बाबर ने अपनी आत्मकथा मूल भाषा जगते तुर्की में लिखी थी। हुमायूं नामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई है। तारीख ए अकबरी आरिफ कंदारी की रचना है। तारीख ए अल्फी मुल्ला अहमद घटवी और आसफ खान जफर बेगम की रचना है, जो अकबर के आदेश पर इस्लाम के 1000 वर्ष पूर्ण होने पर रखी गई। इकबाल नामा ये जहांगीरी, जहांगीर का मीर बख्शी मोतमिद खां की रचना है। मीर बख्शी होता था सैन्य प्रशासन का प्रमुख। अगला सवाल नंबर 5, भारत की सेकेंड उपराष्ट्रपति कौन थी। सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाकिर हुसैन थे दोस्तों। 1962 से 1967 तक 5 वर्ष रहे। प्रथम थे जो 2 बार इलेक्ट हुए, 1952 से 62 10 वर्ष रहे, उनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो अब तक जो टोटल 14 उपराष्ट्रपति रहे हैं, उनका नाम देखते हैं एक एक करके क्रम वाइज। पहले दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सेकंड जो आपको जाकिर हुसैन पूछे हैं, थर्ड रहे हैं वीवी गिरी, चौथे स्थान पर गोपाल स्वरूप पाठक, 5वें पर बीडी जाटी, 6ठे पर मोहम्मद हिदायतुल्ला, 7वें पर रामास्वामी वेंकटरमन, 8वें पर शंकर दयाल शर्मा, 9वें पर कोचेरिल रमन नारायण, 10वें पर कृष्णकांत, 11वें पर भैरव सिंह शेखावत, 12वें रहे हैं मोहम्मद हमीद अंसारी, 13वें रहे हैं दोस्तों वेंकैया नायडू, और वर्तमान में जो 14वें उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। और राष्ट्रपति, जब उपराष्ट्रपति का पूछा तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये भी आपको क्रम वाइज पता होना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति वर्तमान में 15 राष्ट्रपति हो चुके हैं। तो शुरुआत में पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन सेकंड थे, थर्ड थे जाकिर हुसैन, उसके बाद एक्टिंग रहे हैं वीवी गिरी और एम हिदायतुल्ला, फिर चौथे पर रहे हैं वो वीवी गिरी, एक्टिंग के बाद यहाँ पर पूर्ण रहे। 5वें पर रहे हैं फखरुद्दीन अली अहमद, फिर एक्टिंग रहे बीडी जाटी, 6ठे पर नीलम संजीव रेड्डी, 7वें पर ज्ञानी जेल सिंह, 8वें पर आर वेंकटरमन, 9वें पर शंकर दयाल शर्मा, 10वें पर KR नारायण, 11वें पर APJ अब्दुल कलाम, और 12वें पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद प्रणब मुखर्जी रहे 13वें, 14वें पर रहे रामनाथ कोविंद, 15वें पर रहे द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। दुनिया का 6ठा सवाल, दुनिया का कौन सा क्षेत्र खट्टे फल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों खट्टे फल उत्पादन होते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र, और ये जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है इसे फलों की खेती के लिए दुनिया के बागों के रूप में जाना जाता है। नदी और उसके अन्य नाम को सम्मिलित करना था, जिसमें एक विकल्प था वृद्धगंगा, वृद्धगंगा कहा जाता है गोदावरी को। उसके बाद था एक सांगपो, सांगपो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, ये सांगपो कहते हैं, तिब्बत में इसे सांगपो अलग अलग नाम से जानते हैं। ये निकलती मानसरोवर झील कैलाश श्रेणी के यमा युंगडुंग हिम्मत से, ये तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, और तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है दिहांग,
असम में इसे ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना है। इसके अतिरिक्त विकल्प में आपको एक शौक का दे रखा था जो था बिहार का शौक, तो बिहार का शौक है कोसी नदी। आपको पूछ रहे बंगाल का शौक, तो वो दामोदर है, बंगाल दामोदर, बंगाल बंगाल में दाम। महानदी, उड़ीसा का शौक महानदी है। और चाइना का शौक है पीली नदी, चाइना का शौक पीली या फिर इसे हवांगहो नदी कहा जाता है। कंबोडिया का शौक है मेकांग रिवर। अब नदियों की आप बात कर रहे थे उपनाम से, तो आधुनिक नाम के बारे में एग्जाम में सवाल पूछती है एसएससी। जैसे ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों के नाम, सिंधु नदी को आधुनिक अपन इंडस कहते हैं, पहले सिंधु कहा जाता था। ये भारत, चीन और पाकिस्तान में बहती है। और सरस्वती नदी जो प्राचीन नाम है वो द्रस्तवती या सरस्वती है, वर्तमान में इसे घग्गर बोलते हैं। परुष्णी नदी जो पहले था अब इसे रावी कहते हैं, लाहौर नदी भी इसे कहा जाता है। कुभा, ये काबुल है इसका वर्तमान नाम। झेलम का पहले एक नाम था वितास्ता, वितास्ता था झेलम का। कुर्रम था कुर्मू नदी का। चिनाब का काफी बार पूछा हुआ सवाल है। चिनाब का प्राचीन नाम है दोस्तों आक्षिनी, क्या है आश्किनी, आश्किनी है चिनाब, चिनाब आश्किनी। झेलम वितास्ता है प्राचीन नाम। सतलुज का है शतुद्र। गोमल है गोमती। स्वात का स्वास्तु। व्यास का विपाशा। गंडक का सदानीरा, ये इंपॉर्टेंट है, गंडक सदानीरा। आश्किनी चिनाब, झेलम वितास्ता। और बात करूं तो सुषोमा है सोहन नदी का। मरुवर्मन का प्राचीन नाम मृद वृद्धा। ऋग्वेद काल में पश्चिम किनारे में सिंधु की सहायक नदियाँ और पूर्वी किनारे पर सहायक नदियाँ थी। सरस्वती नदी है, ये ऋग्वेद में सरस्वती नदियों को नदियों की अग्रवती पूछा हुआ सवाल है। प्लाक्षवती, वेद स्मृति, वेदवती, नदियों की माता, वाणी, प्रार्थना एवं कविता की देवी, पौराणिक नदी कहा जाता है सरस्वती को, जो सबसे एक तरीके से सबसे पवित्र नदी है ऋग्वेद की, वो सरस्वती है। सवाल नंबर 8वां देखते हैं दोस्तों। पंचवर्षीय योजना में आपको पूछा है सेकंड पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना और 11वीं पंचवर्षीय योजना किस समय प्रधानमंत्री को सम्मिलित करना था आपको। तो सभी 12 पंचवर्षीय योजना उस समय कौन प्राइम मिनिस्टर थे वो देखते हैं। तो पहली 3 पंचवर्षीय योजना प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम थी 1951 से 56 थी, ठीक है। तो जब 1951 से 56 उस समय जवाहरलाल नेहरू जी थे, और 66 में भी थर्ड जो थी उस समय भी जवाहरलाल नेहरू, थर्ड 1961 से 66। अब चौथी जो पंचवर्षीय योजना है, पहले तीनों में नेहरू जी, चौथी में इंदिरा गांधी, पांचवी में इंदिरा गांधी। अब पांचवी के लास्ट में 1978 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा ये योजना समाप्त हुई थी, तो पहले ही हो गई थी, 5 वर्ष पूर्ण नहीं किए थे। छठी में इंदिरा गांधी। अब चौथी, पांचवी, छठी में एक तरीके से इंदिरा गांधी। सातवीं में थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। इंदिरा गांधी के बाद सातवीं में राजीव गांधी आए, 6 तक इंदिरा गांधी। आठवीं में पीवी नरसिम्हा राव थे, 8वीं पंचवर्षीय योजना में पीवी नरसिम्हा राव, पीवी, ठीक है। 9th में अटल बिहारी वाजपेयी, 9th में वाजपेयी जी, 9th में वाजपेयी। 8वीं में पीवी, 8 पीएम नहीं, 8 पीवी, 8वीं में पीवी नरसिम्हा राव। 9th में अटल बिहारी वाजपेयी, ABV 9th। 10th में अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह लास्ट में। 11वीं और 12वीं में थे मनमोहन सिंह, जो आपको पूछा है। और बाकी ये पंचवर्षीय योजना में पहली 3 पंचवर्षीय योजना कंटिन्यू, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66। चौथी में प्लान हॉलीडे आ गया 66 से 69 तक, 1966 से 69। फिर चौथी हुई 1969 से 74। पाँचवीं 5 वर्ष हुई नहीं, 1 वर्ष कम रही, 1974 से 78 रही। फिर रोलिंग प्लान आ गया 1978 से 80। उसके बाद छठी 80 से 85, सातवीं 85 से 90। उसके बाद एनुअल प्लान आया 90 से 92। फिर 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कंटिन्यू रही। लास्ट आपकी 2012 से 17 ये पंचवर्षीय योजना। एक सवाल है बार बार रिपीट हो रहा है, जो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का, तो पूछा है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में राज्यों की रैंक सम्मिलित आपको करनी थी, यानी पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 हुए तो गुजरात में है। पहले स्थान पर रहा है सर्विसेज, हालांकि महाराष्ट्र के मेडल सर्विसेज से ज़्यादा थे। ओवरऑल जो एक ट्रॉफी दी जाती है स्टेट ट्रॉफी, वो महाराष्ट्र को मिली है, लेकिन गोल्ड मेडल सर्विसेज के हाईएस्ट थे। तो सर्विसेज के बाद महाराष्ट्र सेकंड, थर्ड हरियाणा, चौथे स्थान पर कर्नाटक थी। ये 4 प्लेस आपको पूछे थे। महाराष्ट्र के हाईएस्ट 140 मेडल है पदक तालिका में, दूसरे स्थान पर मिला है महाराष्ट्र को। लेकिन ये जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बेस्ट स्टेट ट्रॉफी महाराष्ट्र को मिली है, क्योंकि 140 मेडल जिसमें 39 गोल्ड है, और फर्स्ट रैंक सर्विसेज के 61 गोल्ड है, तो फर्स्ट आपका सर्विसेज। 128 टोटल है सर्विसेज के, थर्ड हरियाणा है। राष्ट्रीय खेल 2022 जो 36वां एडिशन है, ये गुजरात के 6 शहरों में हुए हैं। उन 6 सिटीज़ में अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा,
राजकोट, भावनगर शामिल हैं। आपको पूछ लें 36वें राष्ट्रीय खेलों में बेस्ट पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे दिया गया है। एसएससी स्टेनो एग्जाम में ये सवाल अभी अक्टूबर 2022-23 में पूछा हुआ है। बेस्ट पुरुष एथलीट का अवार्ड 36वें राष्ट्रीय खेलों में साजन प्रकाश को दिया गया, जिनके नाम 5 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज है। और यहाँ पर बात करूँ मैं, बेस्ट महिला एथलीट का अवार्ड दिया गया है हर्षिका रामचंद्रा को। आपको बता दूं 37वें राष्ट्रीय खेल, 36वें तो गुजरात में हो चुके हैं, 37वें अभी गोवा में अक्टूबर 2023 में, 38वें 2024 में उत्तराखंड में होंगे। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 10वां देखते हैं। किस राज्य की विधानसभा में मानसून सत्र में 22 सितंबर 2022 का दिन महिला सदस्यों के लिए आरक्षित रखा गया, जिसमें विधानसभा इतिहास में पहली बार एक दिन दोनों सदनों की कार्यवाही महिला विधायकों के नाम रही। तो पूरी की पूरी महिला विधायकों ने कार्यवाही की 22 सितंबर 2022, तो इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ उत्तर प्रदेश की विधायिका में। नेक्स्ट अपना सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार, सवाल एसएससी का और जनगणना का ना पूछे इम्पॉसिबल, और यहाँ पर पूछ लिया 2011 सेंसस का। सवाल थोड़ा घुमाकर पूछा है, किस राज्य में महिला और पुरुष साक्षरता का अंतर सर्वाधिक है। महिला और पुरुष साक्षरता के मध्य अंतर सर्वाधिक है दोस्तों, ये किस राज्य का है। राजस्थान में 27.85% का अंतर है महिला और पुरुष साक्षरता। यहाँ पर राजस्थान में पुरुष साक्षरता है वो दोस्तों 80.51 और महिला 52.66 है। तो इसके मध्य लगभग अंतर आपके निकल के आ रहा है 28% का। राष्ट्रीय औसत अंतर जो महिला पुरुष का वो 16.7 का है, जैसे कि 82.14% मेल्स हैं और 65.46% फीमेल्स हैं। ये साक्षरता रेशियो है, तो ये अंतर लगभग 16.7 का। भारत की लिटरेसी कितनी है 74.04%, जिसमें हाईएस्ट केरला की है। केरला के बाद दोस्तों मिजोरम की है। वैसे हाईएस्ट यूटी की लक्षद्वीप की है, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, गोवा, ये हाईएस्ट लिटरेसी वाला स्टेट है। और हाईएस्ट लिटरेसी आपको यूटी का पूछे तो लक्षद्वीप, दमन दीव हाईएस्ट है। सबसे कम लिटरेसी या फिर साक्षरता वो बिहार की है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की, फिर राजस्थान की, फिर झारखंड की। दोस्तों पूरे राज्य याद रखने हैं आपको, टॉप वाले और नीचे वाले। आवर्त सारणी के 0 ग्रुप में कौन से तत्व है, यानी नोबल गैस का पूछा है, अक्रिय गैस का पूछा है, ग्रुप 18 का पूछा है, जो हीलियम वाली गैस है, जो आर्गन वाली है, जो नियॉन है, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ये सभी आपको पूछा है। तो आवर्त सारणी के ग्रुपों की इंपॉर्टेंट जो ग्रुप है उनके अन्य नाम, जैसे समूह 1 को क्षार धातु बोलते हैं, और समूह 2 ग्रुप 2 को क्षारीय मृदा धातु, समूह 13 को बोरॉन समूह, 14 को कार्बन समूह, 15 को नाइट्रोजन समूह, फिर 16 को बोला जाता है चैल्कोजन या कैल्कोजन भी बोलते हैं, 17 को हेलोजन, 18 को नोबल गैसेज बोला जाता है। अगला सवाल, कौन सा रोग है वो जेनेटिक नहीं है, आनुवांशिक नहीं है। तो इसमें एक मलेरिया विकल्प था। मलेरिया दोस्तों जेनेटिक नहीं है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी है, वो आगे ट्रांसफर नहीं होता है। बाकी जो जेनेटिक रोग है उसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस है, हंटिंगटन रोग है, थैलेसीमिया है, रक्तवर्णकता है, क्लैनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम, कैंसर जैसे रोग भी एक तरीके से आनुवंशिक रहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, ये सभी आनुवंशिक डिजीज हैं। आर्टिकल 324 से 329 है, ये संबंधित किससे हैं, मिलान का था। ये दोस्तों भाग 15 में जो निर्वाचन होता है उससे संबंधित आर्टिकल 324 से 29 हैं। जैसे आर्टिकल 324 बताता है चुनाव आयोग निर्वाचन के अधीक्षण, निरीक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा। आर्टिकल 325 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने के लिए आप इनकार नहीं कर सकते हो कि धर्म, मूल, वंश से अलग अलग है, तो वो अपात्र है। आर्टिकल 326 कहता है लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा 18 वर्ष प्लस के लिए। आर्टिकल 327 विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। 328 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। और 29 है निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप का उल्लेख है आर्टिकल 329 में। अगला सवाल है कौन सा कैंसर का एक प्रकार नहीं है। कैंसर में दोस्तों ग्लूकोमा ऑप्शन था, ग्लूकोमा कैंसर का प्रकार नहीं है। ग्लूकोमा आँखों की बीमारी है जिसमें आँखों पर अधिक दबाव आने से उसकी जो तंत्रिका वाली नसें हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, धीरे धीरे इसमें आपका धुंधलापन होने से अंधापन हो जाता है। अब कैंसर के प्रमुख प्रकारों में आपके कौन से हैं, जैसे ऑप्शन में ये दे रखे थे, ल्यूकेमिया है, ये जो ब्लड कैंसर है, और लिम्फोमा है, सार्कोमा है, मेलेनोमा जो एक तरीके से आपके चर्म का, स्किन का कैंसर है, और कार्सिनोमा, ये सभी 5 इंपॉर्टेंट जो कैंसर के प्रकार आपके सामने। नेक्स्ट अपना एक सवाल है 25 डिग्री सेल्सियस पर
एसआई पैमाने में प्रति अणु एक आदर्श गैस का औसत गतिज ऊर्जा क्या है? तो आपको पूछा है जो आइडियल आदर्श गैस है उसकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज कितनी है 25 डिग्री सेल्सियस पर? तो वो होती है 6.17 गुणा 10 की घात माइनस 21 जूल होती है। अगला सवाल आपके बोटेनिकल नाम से था जिसमें मिर्ची का, लौंग का, इलायची का, हल्दी का आपको रासायनिक नाम या फिर वैज्ञानिक नाम बताना। तो लौंग है जिसे आप क्लॉव बोलते हो इंग्लिश में, इसका जो वैज्ञानिक नाम है लौंग का वो है दोस्तों साइजीजियम एरोमेटिकम, ये क्लॉव लौंग का है। इलायची कार्डेमन, इसका जो साइंटिफिक नाम है इलायची का क्या है? इलायची का है एलेटेरिया, एलेटेरिया और फिर कार्डेमम। नेक्स्ट काली मिर्च का है वो पिपर नाइग्रम है। और शिमला मिर्च का है कैप्सिकम, कैप्सिकम एनम। मिर्ची चिल्ली का है कैप्सिकम एनम है। अदरक जिंजर अदरक का है जिंजीबर ऑफिसनिकल, जिंजीबर ओपिशनल। हल्दी टर्मरिक, इसका है दोस्तों करक्यूमा लौंगा, हल्दी का है करक्यूमिन होता है ना हल्दी में, तो करक्यूमा। कोरिएंडर धनिया का क्या है? तो कोरिएंड्रम सताइवम। दालचीनी है चिनेमन दालचीनी, तो चिनेमम जेलेंसियम। लहसुन का क्या है दोस्तों? एलुअम सटाइवम। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जो मसाले हैं उनके बोटेनिकल नाम। नेक्स्ट अपना सवाल है, मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए हमारे संविधान में कोई सजा या जुर्माना नहीं दिया गया है, फिर भी किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए दंड या जो दंड का सुझाव दिया है वो किस समिति ने दिया है? हालांकि मौलिक कर्तव्यों का संविधान में कोई जुर्माना नहीं है, लेकिन समिति ने सिफारिश की है, वो स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड के लिए। और ऑप्शन में आपकी एक वर्मा कमेटी था, तो वर्मा कमेटी की बात करूं इसका गठन 1998 में किया गया है। वर्मा कमेटी है बताती है कि स्कूल है जो शैक्षणिक संस्थान है वहां पर मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रचार के लिए वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1999 में सौंपी थी। वर्मा समिति ने आगे ये भी सिफारिश की कि चुनावों में मतदान करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग देने के लिए कर्तव्यों को मौलिक कर्तव्यों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। अगला सवाल है, किसी व्यक्ति की जो टैक्स या अन्य जो डिडक्शन कटौतियों से पहले अर्जित कुल आय है, कोई व्यक्ति कितना इनकम करता है, अब डिडक्शन अलग चीज है टैक्स अलग चीज है, उनको एक्सक्लूड करने से पहले उनको इंक्लूड सहित कोई व्यक्ति की टोटल इनकम है वो उसे सकल आय कहते हैं, ग्रॉस इनकम कहते हैं। घर पर कितना होगा वो डिडक्शन और टैक्स के बाद टेक होम इनकम होती है। अगला सवाल, राजा हर्षवर्धन के समय कौन सा विदेश यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय था वैनसांग। वैनसांग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के काल में भारत यात्रा की थी। वैनसांग भारत आया था, उस समय किसका शासन था? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन के दरबार में जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? बाण भट्ट। और जो कादम्बरी और हर्षचरित रचनाएं हैं वो बाण भट्ट की हैं, ठीक है। और जो विदेशी यात्री की बात करें, मैगस्थनीज हैं वो सेलुकस का राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भारत आया। अलबरूनी है जो उज्बेकिस्तान का था, ये महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत आया। चीनी यात्री फैयान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया। इस सिंह जो चीनी यात्री हैं वो नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्ष रहा है। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया। मार्को पोलो वेनिस का यात्री है। फैयान है वो चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 21 है, गवर्नर जनरल दे रखा था और प्रमुख कार्य की मिलान करना था, तो उसमें एक विकल्प में तो आपका डलहौजी का वुड डिस्पैच दे रखा था। वुड डिस्पैच हुआ था डलहौजी के समय। और इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल और उनके समय जो इवेंट है वो देख लेते हैं। जैसे कैनिंग का गवर्नर जनरल रहा था ये 1856 से 1862 तक। तो 1857 के विद्रोह के समय कैनिंग था। 1857 में जो कलकत्ता मद्रास बॉम्बे में यूनिवर्सिटी स्थापित हुई उस समय कैनिंग था। और बात करूं तो भारत सरकार अधिनियम उस समय 1858 वाला, उस समय कौन था? कैनिंग था। 1858 द्वारा ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण है या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का वहां पर हटाया जाना, एक तरीके से अधिकार समाप्त होना, उस समय भी कैनिंग था। 1861 भारत परिषद अधिनियम के समय कैनिंग था। और बात करूं डलहौजी के समय कौन सी घटनाएं हुई, डलहौजी का काल रहा 1848 से 1856 तक। तो प्रमुख घटना डलहौजी की राज्य हड़प नीति, जिसे आप व्यपगत का सिद्धांत कहते हो, यानी उत्तराधिकार समाप्त कर रहा था ये। और वुड डिस्पैच भी डलहौजी के समय 1854 में हुआ। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध भी डलहौजी के समय, और निचला बर्मा का अधिग्रहण भी डलहौजी के समय। विलियम बेंटिंग के समय सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रोहिला युद्ध 1774, सालबाई की संधि 1782 और प्रथम मराठा युद्ध और दूसरा मैसूर युद्ध, ये सभी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय।
कार्नवालिस के समय स्थायी बंदोबस्त 1793 और तीसरा मैसूर युद्ध 1790 और रंगपट्टनम की संधि 1792 कार्नवालिस के समय हुई थी। वेलेस्ली के समय सहायक संधि हुई थी, ध्यान रखना 1798 में। दूसरा मराठा युद्ध हुआ, चौथा मैसूर युद्ध हुआ। लिट्टन के समय शस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिट्टन के समय। दूसरा अफगान युद्ध, विक्टोरिया ने केसरे हिंद या भारत की सम्राज्ञी की उपाधि लिट्टन के समय ली थी। रिप्पन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द हुआ, लिट्टन के समय आया। एल्बर्ट विवाद हुआ, ये भी रिप्पन के समय। प्रथम कारखाना एक्ट रिप्पन के समय। शिक्षा पर हंटर आयोग 1882 रिप्पन के समय। तो ये प्रमुख कार्य हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 22 देखते हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत एक्सप्रेस वे, इकोनॉमिक कॉरिडोर और सीमा और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी सड़कों की लंबाई कितनी होगी? अब इकोनॉमिक कॉरिडोर जो आर्थिक कॉरिडोर की लंबाई भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत टोटल लंबाई है वो 26,200 है। इसमें से फेज 1 जो 2022-23 तक कंप्लीट हुआ है उसमें 9,000 किलोमीटर टोटल लेंथ है इकोनॉमिक कॉरिडोर की। नेक्स्ट बात करूं जो आपको एक्सप्रेस वे का दे रखा था, तो एक्सप्रेस वे में टोटल लंबाई तो 1600 किलोमीटर है, लेकिन फेज 1 में है 800 किलोमीटर। और आपको जो दे रखा था बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स का, उसकी 5300 किलोमीटर है टोटल लेंथ, जिसमें फेज फर्स्ट में 2000 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त बात करूं नेशनल कॉरिडोर जो इफिशियंसी प्रोग्राम में 5000 किलोमीटर है फेज टोटल आपकी फेज 1 में। इंटर कॉरिडोर फीडर रूट में आपके 15,500 किलोमीटर टोटल, जिसमें फेज 1 में 6000 किलोमीटर है। इस प्रकार फेज 1 में टोटल 24,800 किलोमीटर है वो नई सड़कें बन रही हैं। और प्लस बात करूं 10,000 किलोमीटर की सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना बना रही है। तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ये टोटल आपकी 34,800 किलोमीटर की रोड बन रही है फेज फर्स्ट में। और टोटल वैसे लेंथ है 83,677, जिसमें फेज 1 में आपकी 34,800 हो गई। इसके अतिरिक्त फेज 2 में आपके 2024 तक कंप्लीट करना है, उसमें 48,877 किलोमीटर सड़कें हैं वो बनाई जानी है। और यहाँ पर एक सवाल, आपका राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण की बात हो रही है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में शुरू किया था। अगला सवाल नंबर 23 देखते हैं। गिरती हुई बॉल, चलती हुई कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ते हुए एरोप्लेन में कौन सी ऊर्जा है? तो चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी है। निजीकरण संबंधित 4 स्टेटमेंट दे रखे थे, ये पूरे विकल्प नहीं मिला है, एकमात्र सवाल जो नहीं मिला है विकल्प सहित, बाकी सवाल निजीकरण का था। अंतिम सवाल है। अम्ल और संबंधित स्रोत में एक तो आपको नारियल के तेल में पूछा कौन सा एसिड है, सरसों के तेल में मिलान करना था कौन सा एसिड है, और कार्बनिक एसिड है और ब्यूटेरिक एसिड, ये 4 थी। ब्यूटेरिक एसिड की बात करूं तो ये जो बासी मक्खन होता है उसमें रहता है ब्यूटेरिक एसिड है। नारियल के तेल में दोस्तों लोरिक एसिड रहता है। सरसों के तेल में रहता है एरेकिक एसिड। कार्बनिक एसिड है वो जल में मिल जाएगा आपको, ठीक है, H2CO3 कार्बनिक एसिड। तो ये 25 के 25 सवाल जो आपको CGL 2023 26 अक्टूबर को हुआ है, इसके एक ही दिन में एक ही सेट में हुआ है। तो 25 के पूरे सवाल आप कमेंट सेक्शन में बताना, इनमें से आपके कितने करेक्ट हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट सहित बता दिया। आने वाले एग्जाम्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर PDF मिल जाएगी। न्यू कैंडिडेट ध्यान देना, रिन्यू कराना चाहते हैं पास को या टेक्स्ट बुक पास लेना चाहते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट आप पेपर को मॉक फॉर्म में दे सकते हो, उस पर आधारित टेस्ट दे सकते हो। अनलिमिटेड सभी एग्जाम्स के मॉक है। अभी बेहतरीन डील चल रही है, सबसे लोएस्ट प्राइस 314 रुपये जो टेक्स्ट बुक रहती है वो अभी चल रही है। TTG का कूपन कोड आज ही अप्लाई कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेक्स्ट बुक ऐप में जाएगा, पास सेलेक्ट कीजिएगा, इस कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेते हुए आज ही ज्वाइन कर सकते हो। एक दिन में 1 रुपये से भी कम प्राइस में ये डील आप ग्रैब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।